जय माता जी बच्चों। बच्चों हम लोग हाथ जोड़कर पहले श्लोक बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बच्चों अब जो हम आज करेंगे, आज हम प्रैक्टिस शीट से ही रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होंगे। तो ये खंड खा, पहले मैंने खंड का मैं आपको करवा चुकी हूँ अपठित गद्यांश, और अब है खंड खा पठित गद्यांश। तो बच्चों इसी तरीके के पठित गद्यांश और पठित पद्यांश आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सेम पैसेज नहीं आएगा, लेकिन इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही आएंगे। तो बच्चों और जो आपके चैप्टर से ही आएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में चैप्टर्स दिए गए हैं सिलेबस में। तो बच्चों सबसे पहले आप खंड खा का जो क्वेश्चन 1 है पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या करना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है उस गद्यांश को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़कर उसके आंसर्स देने हैं। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर ही हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है, मुझे तो डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं हाथ में बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है, जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। तो बच्चों आपको मालूम है ये पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है? आपके हिंदी के परिवेश से ये चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है ये पतंग और गुब्बारा वाले चैप्टर से ही लिया गया है। तो आपको इसकी स्टोरी तो अच्छे से पता ही होगी। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, गुब्बारा किससे बात कर रहा है? तो आपको मालूम है कि गुब्बारा पतंग से ही बात कर रहा है, तो आप सही जगह पर टिक कर देंगे। उसके बाद ख है, हवा में तैरने की बात कौन कर रहा है? हवा में तैरने की बात गुब्बारा कर रहा है या सूरज? तो हवा में तैरने की बात गुब्बारा कर रहा है। हार मानने के लिए कौन तैयार नहीं थी? जो गा है क्वेश्चन, उसका आंसर है पतंग हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिस तरीके से आपने चैप्टर में पढ़ा था और जो पैसेज है उसमें भी लिखा हुआ है कि पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो थर्ड लाइन में इसका आंसर है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, अंतर का अर्थ क्या है? अंतर का अर्थ है फर्क। ये आपको सभी को मालूम है, अंतर का अर्थ होता है फर्क। तो आप फर्क पर सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, झटके दे देकर कौन उड़ा रहा है? जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, झटके दे देकर कौन उड़ा रहा है? तो उसका आंसर है संदीप। तो आप देख सकते हो लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि संदीप जो है झटके दे देकर पतंग उड़ा रहा है। तो अमित तो इसमें कहीं है नहीं है, तो संदीप ही क्या बोलते हैं, झटके दे देकर पतंग उड़ा रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है सेकंड, पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। तो बच्चों ये आपको मालूम है ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है? ये आपकी ही पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये प्रेरक प्रसंग का ही चैप्टर है, तो ये उसी से लिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है। अब उनका जन्म कब हुआ था?
तो उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। इसमें कब पूछा है तो आपको क्या लिखना है, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। अगर पूछा जाता उनका जन्म कहाँ हुआ था तो आपको लिखना था तो उनका जन्म जीरादेई बिहार में हुआ था, लेकिन अभी आपको उनके जन्म की सिर्फ डेट लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसका ग, अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के कौन थे। अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उन्हीं के बारे में ये पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ, मेज पर क्या रखा था। मेज पर पेन रखा था। आपने जिस तरीके से पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हो, मेज पर पेन रखा था। बहुमूल्य का अर्थ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बहुमूल्य का अर्थ क्या है। बहुमूल्य का अर्थ बहुत कीमती। तो यहाँ बहुमूल्य किसके लिए यूज किया गया, पेन के लिए, यानी कि पेन बहुत कीमती था, तो हम बहुमूल्य के का अर्थ क्या लिखेंगे, बहुत कीमती। तो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। हम सभी मधुमक्खियां उसके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी प्राय बसंत में ही अंडे देती है। तो आपको पता है कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ये आप ही की परिवेश से लिया गया है। चैप्टर नंबर 8 है, मैं हूँ मधुमक्खी। तो इसी में से हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। प्रत्येक छत्ते में कितनी रानी मक्खी होती है, तो आपको पता है, और पैसेज में भी लिखा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। नेक्स्ट है, छत्ता बनाकर समूह में कौन रहती हैं, तो छत्ता बनाकर समूह में मधुमक्खियां रहती हैं। इसका थर्ड ग है जो है क्वेश्चन, सभी मधुमक्खियां किसकी देखभाल करती हैं। सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं, तो आप रानी मधुमक्खी पर के बॉक्स में टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, रानी मधुमक्खी कब अंडे देती है, तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा था, उसमें लिखा भी था, रानी मधुमक्खी बसंत में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निर्देश का अर्थ क्या है, तो निर्देश का अर्थ है आज्ञा देना। तो इसमें जो निर्देश शब्द आपके पैसेज में जो यूज हुआ है उसमें क्या था, उसमें था कि रानी मधुमक्खी सभी मक्खियों को निर्देश देती है, मतलब आज्ञा देती है काम करने के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका फोर्थ, पठित पद्यांश। पद्यांश का अर्थ यहाँ पर होता है कहानी। तो एक कहानी में से यह लिया गया है पैसेज, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का भूता। सूरज धरती से भी पहले उसको है चमकाता, चंदा भी इस पर किरणें पहले ही बिखराता। तो ये जो पैसेज है आपको मालूम है कहाँ से लिया गया है, ये जो पैसेज है चैप्टर नंबर 7 परिवेश से, हिमालय से लिया गया है। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन है वह है पर्वत कैसे हैं, तो आपको मालूम है पैसेज में ही इसका आंसर है पर्वत ऊंचे नीचे हैं, तो आपको क्या लिखना है, पर्वत ऊंचे नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्या सपना देख रहा है, तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर, हिमालय क्या सपना देख रहा है, हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज धरती से पहले किसे चमकाता है, तो आप बता सकते हो सूरज धरती से पहले हिमालय को ही चमकाता है, यानी कि पर्वत को ही चमकाता है, क्योंकि पर्वत सबसे ऊंचा होता है, तो सूरज की सबसे पहली किरण कहाँ पड़ती है, पर्वत पर, यानी कि हिमालय पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा सबसे पहले अपनी किरणें किस पर बिखराता है,
चंदा सबसे पहले अपनी किरणें भी हिमालय पर बिखराता है। पर्वत का अर्थ क्या है? पर्वत का अर्थ है पहाड़, तो आप पहाड़ पर सही टिक कर देंगे। तो बच्चों आपको इसी तरीके से पैसेज दिए जाएंगे, सेम नहीं होंगे लेकिन आपके ही चैप्टर से ये लिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा खंड है वह है ग, जो व्याकरण से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और जो सही आंसर होगा उसी पर हम टिक कर देंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं, 1 या 2। तो भाषा के तो 2 रूप होते हैं, ये सभी को पता है, तो 2 पर हम टिक कर देंगे। मौखिक और लिखित किसके रूप हैं? मौखिक और लिखित किसके रूप हैं? भाषा के, तो आप भाषा पर टिक कर देंगे। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है छत्र ज्ञ श्र कौन से अक्षर हैं? छत्र ज्ञ श्र संयुक्त अक्षर हैं, तो हम 4th संयुक्त अक्षर पर टिक कर देंगे, क्योंकि ये छत्र ज्ञ श्र जो हैं 2 अक्षर से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या भाव को क्या कहते हैं? इसको हम संज्ञा कहते हैं, वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो हम 5th पर संज्ञा में टिक कर देंगे। नेक्स्ट 6th, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, ये आपको मालूम है। एक है व्यक्तिवाचक, एक है जातिवाचक और नेक्स्ट है भाववाचक। 7th जो इसका क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक किसके भेद हैं? ये तो आपको मालूम है और आपने अभी रीड किया है, वह संज्ञा के भेद हैं, तो आपको संज्ञा पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसमें दिल्ली, शहर, स्थान 3 ऑप्शन है, तो आप दिल्ली पर टिक कर देंगे, क्योंकि ये एक जगह का नाम है। तो जहाँ पर स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? भारत, चीन, जापान, देश। तो इसमें नाम इसका जस्ट उल्टा यही होता है। जातिवाचक के लिए हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि उसको जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं, तो इसमें भारत, चीन, जापान ये तो सब देश के नाम हैं, लेकिन जो देश है वो कॉमन है, तो देश तो कोई भी हो सकता है, तो हम देश पर टिक कर देंगे क्योंकि वह जातिवाचक है। और ये भारत, चीन, जापान तो ये तो सब नाम है कंट्री के, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और देश जो है कॉमन है, कोई सा भी नाम हो सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अब एट नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा यानी कि फीलिंग्स। तो मित्रता, नेहा, राजा, सीधा सीधा मित्रता इसमें भाववाचक है, नेहा और राजा तो एक नाम है, तो वो नेहा और राजा व्यक्तिवाचक में जाएगा और मित्रता क्या है? भाव, तो मित्रता को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 11th भारत, चीन, कनाडा संज्ञा का कौन सा भेद है? भारत, चीन, कनाडा संज्ञा का कौन सा भेद है? क्योंकि ये नाम है, तो जगह का नाम है, तो हम व्यक्तिवाचक में इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 12th खटास, सुंदरता, मित्रता संज्ञा का कौन सा भेद है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, भाववाचक संज्ञा में इमोशंस और गुण, दोष ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये भाववाचक में आएगा, तो हम भाववाचक में इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 13 लड़का, पुस्तक, पक्षी संज्ञा का कौन सा भेद है? लड़का, पुस्तक, पक्षी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? वो है जातिवाचक, क्योंकि कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी पुस्तक हो सकती है, कोई भी पक्षी हो सकता है, वो कॉमन है, तो कॉमन चीज़ किस में जाती है? जातिवाचक में। नेक्स्ट 14 लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, ये आपको मालूम है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो 2 पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट 15 जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, तो हम पुल्लिंग पर टिक कर देंगे। और जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, तो 16th स्त्रीलिंग पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है घोड़ा का स्त्रीलिंग बताइए। अब घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी, तो हम घोड़ी पर टिक कर देंगे।
चूहा का स्त्रीलिंग रूप बताइए, तो चूहा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वो होगा चूहिया। नेक्स्ट है शेरनी, शेरनी का पुल्लिंग रूप बताइए, तो शेरनी का पुल्लिंग रूप क्या होगा, शेर, क्योंकि शेरनी ऑलरेडी स्त्रीलिंग में है, तो हम उसको पुल्लिंग में जब चेंज करेंगे, मतलब हम उसको मेल में चेंज करेंगे, तो वो होगा शेर। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति। अब बेटा का पुल्लिंग रूप बताइए, तो बेटा का पुल्लिंग रूप होगा बेटी, सॉरी बेटी का पुल्लिंग रूप बताइए, तो बेटी का पुल्लिंग रूप होगा बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो 2 पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 22, पुस्तक छात्रा झंडा कौन सा वचन का रूप है, तो पुस्तक छात्रा झंडा जो है एक वचन का रूप है, क्योंकि वो एक एक चीज है। और नेक्स्ट है 23, पुस्तकें छात्राएं झंडे कौन सा वचन का रूप है, वो है बहुवचन, क्योंकि वो ज़्यादा है एक से, तो वो बहुवचन में आएगा। नेक्स्ट 24, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह पहले भी पढ़ चुके, जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, तो हम सर्वनाम पर टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है 25, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के आपको मालूम है कितने भेद हैं, 6 भेद, और 6 भेदों के नाम क्या हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो हो गए 6 भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो 6 पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 26, मैं तुम वह किसके शब्द हैं, मैं तुम वह सर्वनाम के शब्द हैं, तो हम सर्वनाम पर टिक कर देंगे। मैं कल आऊँगा में सर्वनाम शब्द छांटो, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, मैं जो है सर्वनाम शब्द है, तो हम सर्वनाम पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना, तो पेट में चूहे कूदना क्या है, ये एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है भूख लगना, तो भूख लगना पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 29, कान भरना, कान भरना का अर्थ इसमें क्या है, कान भरना का अर्थ है इसमें चुगली करना या प्यास लगना, तो हम चुगली करना पर टिक कर देंगे, क्योंकि चुगली करना ही इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है 30, वो है सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य का पर्यायवाची यानी कि उसका और दूसरे नाम होते हैं, तो रवि और सूरज उसके पर्यायवाची हैं, तो आप रवि और सूरज पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 31, भगवान का पर्यायवाची क्या है, भगवान का पर्यायवाची है ईश्वर, तो आप ईश्वर पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट 32, बेटा का पर्यायवाची क्या है, तो बेटा का पर्यायवाची होता है पुत्र, तो आप पुत्र पर सही का निशान कर देंगे। तो बच्चों आपको इसी तरीके से एमसीक्यूज करने होंगे और सही आंसर्स पर टिक करना होगा। तो बच्चों इसका खंड घ है, खंड घ में ये राइटिंग पार्ट आएगा, तो खंड घ में अनुच्छेद आपको करना होगा। अनुच्छेद जो प्रैक्टिस शीट में दिया है वो है चिड़ियाघर की सैर, और चिड़ियाघर की सैर में आप देख सकते हो संकेत बिंदु भी दिए हैं और एग्ज़ाम में भी दिए जाएंगे। बस के द्वारा चिड़ियाघर जाना, टिकट खरीदना, तरह तरह के पशु पक्षी देखना, भोजन करना, वापस आकर बातें करना। तो आपको अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है इन संकेत बिंदु के द्वारा, और पहले भी मैंने आपको इसको होमवर्क में दिया है, तो इन लाइनों में ही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका खंड अनुच्छेद ख, दीपावली का त्यौहार। दीपावली का त्यौहार मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी करवाया है। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, लोग क्या करते हैं, घर कैसे सजाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कौन सी मिठाई बनती हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो आपको इन्हीं संकेतों के द्वारा पूरा अनुच्छेद लिखना होगा, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर
को भी मैं करवाया है। तो इसके संकेत बिंदु हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मोर के पंख को क्या कहते हैं, मोर का नृत्य कैसे होता है, मोर पंख से क्या होता है, मोर कब खुश होता है, मोर किसान के खेत में क्या करता है। तो आपको ये सारे आपको आंसर, मतलब आंसर क्या, आपको ये पूरे पैराग्राफ में आपको ये लिखना होगा और इन संकेतों के द्वारा आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आएगा आपका वह है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आपको क्या करना है, जैसे कि पिताजी को अपनी किसी यात्रा का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। जो भी पत्र इसमें दिए हैं आपको, बस आप उसी को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। आपको स्टार्टिंग में ये जो 4 स्टार्टिंग की लाइन है आप देख सकते हो, ये जो 4 लाइनें हैं उसके अंदर आपको एड्रेस लिखना होगा, यानी कि अपना पता लिखना होगा हिंदी में। जैसे जो भी आपका फ्लैट नंबर है, आप कहाँ रहते हो, रवापर रोड और मोरवी, इस तरीके से। और जो 3rd लाइन होगी उसमें आपको दिनांक लिखना होगा, दिनांक यानी कि तारीख जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। उसके बाद आप जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हो, तो मैंने जैसे भी आपको पहले पत्र का फॉर्मेट भी बताया है, समझाया है, और आपकी बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी। तो आपको पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी करके लेफ्ट साइड से ही पत्र शुरू करना है। और उसके बाद लास्ट में जब पत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपनी नाम लिखना होगा, जैसे आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्री, और अपना नाम आपको हिंदी में लिखना होगा। और इस तरीके से नेक्स्ट जो पत्र है वह है नाना नानी या दादा दादी को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित कीजिए। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी अपना एड्रेस लिखना है हिंदी में, उसके बाद दिनांक लिखनी है, और नाना नानी जी को आप जो भी बोलते हो, आदरणीय नाना जी, नानी जी, वो, और लास्ट में आपको इन लाइंस में आपको अपना नाम लिखना है। और उसके बाद आप मतलब पहले आज्ञा का आपका पोता या पोती, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट आएगा चित्रलेखन। तो चित्रलेखन में आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले चित्र देखना है। जैसे आप देख सकते हो ये एक घर का चित्र है, इसमें एक दादी है, एक दादाजी हैं, या आप नानी बोल सकते हो, नाना जी बोल सकते हो। और आप देख सकते हो चित्र में क्या क्या है, फूलदान है, टेबल है, सोफ़ा है। तो इन्हीं शब्दों को लेकर आप वाक्य बना सकते हो। जैसे कि एक बड़ा सा कमरा है, कमरे में दादाजी हैं, 4 बच्चे हैं, एक लड़की है, 3 लड़के हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, दादी जी ने चश्मा पहना है, दादाजी ने भी चश्मा पहना है। तो आप इस तरीके से पूरा चित्र वर्णन कर सकते हो, क्योंकि चित्र में जो जो चीज़ दिखाई दे रही है बस आपको उन्हीं के बारे में लिखना होगा। ये लाइनें दी जाएंगी, आपको उसमें ही करना होगा। तो बच्चों आपको, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से रेडी रहना है और अच्छे से इस प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।